अस्सलाम वालेकुम क्लास हम इससे पहले मेमोरीज़ को देख रहे थे। कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर जो फर्दर टॉपिक्स थे उनके अंदर हम मेमोरीज़ को देख रहे थे कि पहले हमने देखा था मेमोरी रैम की जो टाइप्स थी, उसके बाद हम रोम की टाइप्स देखी थी। अब उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप आती है रैम मेमोरी की, कैशे मेमोरी। ये जो मेमोरी होती है ये रैम से भी ज़्यादा फास्ट होती है और रोम से भी ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि ये मेमोरी हमारे पास कौन सी मेमोरी होती है, ये ऐसी मेमोरी होती है जो हमारा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसके बिल्कुल साथ होती है। सीपीयू के बिल्कुल साथ होती है और रैम ना रैम के साथ अटैच होती है और ना ही ये हार्ड डिस्क के साथ अटैच होती है। अब ये मेमोरी हमारे पास जहाँ पे सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पे हमारे जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होने होते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो होनी होती है, तो उसके बिल्कुल साथ होती है ये मेमोरी। अब ये मेमोरी के हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास L1 और एक होता है L2 और एक होता है L3। अब ये जो होता है, सबसे पहले कोई भी इंस्ट्रक्शन हम इनपुट देते हैं या आउटपुट हमें मिलती है तो सबसे पहले किसको हिट करती है, कैशे मेमोरी को। वो सबसे पहले देखते हैं कैशे मेमोरी के अंदर ये जो हम सर्च करना चाह रहे हैं, हम चीज़ फाइंड करना चाह रहे हैं, हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, तो हमारा प्रोसेसर क्या करता है, सबसे पहले वो उस चीज़ को कैशे मेमोरी के अंदर देखता है कि कैशे मेमोरी के अंदर ये चीज़ है या नहीं है। अगर कैशे मेमोरी के अंदर नहीं है तो फिर वो रैम के अंदर देखता है, और अगर रैम के अंदर भी नहीं है तो फिर वो जाके लेके आता है कहाँ से, रोम से। तो ये इस तरह से वर्किंग करती है। अगर ही वो चीज़ उसे डायरेक्ट पहले कैशे मेमोरी से मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम होगा, हम कोई चीज़ इनपुट की है तो हमारे जल्दी ही रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि उसको फर्स्ट स्टेप के अंदर कैशे मेमोरी के अंदर से ही हमारी आउटपुट मिल गई है। और अगर उसको हमारी आउटपुट कैशे मेमोरी से नहीं मिलती तो वो क्या करता है, फिर रैम के अंदर देख लेता है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और अगर उसको रैम से भी नहीं मिलता तो फिर वो रोम के पास चला जाता है हार्ड डिस्क से हमारी वो मेमोरी वाली हमारी वो चीज़ लेने। अगर जब उसको वहाँ से मिलती है तो फिर इसलिए हमारी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो कम या ज़्यादा होती रहती है। कुछ फाइल्स हमें जल्दी ओपन हो जाती हैं, कुछ फाइल्स लेट ओपन होती हैं। तो उसकी बेसिकली रीज़न हमारे पास यही होती हैं कि कुछ चीज़ें उसको कैशे मेमोरी से मिल जाती हैं, कुछ रैम से मिल जाती हैं और कुछ हार्ड डिस्क से जाके मिलती हैं। अब कैशे मेमोरी से उसको कौन सी मिलती हैं, कैशे मेमोरी से उसको कैशे मेमोरी और रैम, ये हमारे पास सबसे पहले कोई भी चीज़ हम अपलोड स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को, इसके ऊपर टेम्परेरी फाइल्स लोड हो जाती हैं। जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो सबसे पहले इस कंप्यूटर की जो इंस्टॉलेशन है, कंप्यूटर की जो सेटिंग्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन हैं, उसकी हमारे पास फाइल्स लोड होती हैं रैम के ऊपर। और उसके बाद कोई भी सॉफ्टवेयर हम रन करते हैं या ऑटोमेटिकली रन होता है या हम कोई भी वर्किंग करते हैं तो वो टेम्परेरी तौर पे वो वाली फाइल्स बाद में अपलोड होती हैं, जिसको हम ओपन करेंगे वो वाली लोड होती रहेंगी। अब वो फाइल्स पहले स्टेप के अंदर आएंगी कैशे मेमोरी के अंदर, और कैशे मेमोरी जैसे ही फुल होगी तो फिर वो चली जाएंगी रैम के अंदर लोड होना शुरू हो जाएंगी। अब हमारे पास इसको तीन हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास है L1 और दूसरा हमारे पास है L2 और थर्ड पे हमारे पास है L3। क्लास इनमें से इन तीन लेवल्स में से सबसे जो हाईएस्ट लेवल है, फास्ट लेवल है, वो हमारे पास है L1, क्योंकि L1 जो हमारे पास है लेवल होगा वो L1 लेवल CPU के बिल्कुल साथ होता है। और जो दूसरा हमारे पास है L2, L1 के बाद हमारे पास उसके बाद आएगा L2 और फिर उसके बाद आएगा L3। अब L1 CPU के बिल्कुल साथ आ गया, और जबकि दूसरे हमारे पास L2 और L3 हैं, इनको CPU के अंदर जगह नहीं मिलती। तो फिर ये इसलिए क्या होता है,
ये दो जो हमारे पास हैं लेवल्स हैं L2 और L3, ये दो लेवल्स CPU से बाहर मदरबोर्ड के ऊपर आ जाते हैं, और फिर मदरबोर्ड के बाद ये लेवल्स कंप्लीट होने के बाद रैम आ जाती है, और रैम के बाद हमारे पास हार्ड डिस्क आ जाती है। तो इन 3 लेवल्स के लिहाज से भी हमारे पास जो सबसे फास्ट लेवल है वो है लेवल 1। अब हम इसको देख लेते हैं लेवल 1। L1 कैशे आर सम स्पेशलाइज्ड मेमोरी विच वर्क हैंड इन हैंड टू इम्प्रूव कंप्यूटर परफॉर्मेंस। अब ये इसका क्या मतलब है, हमारे पास ये जो हमारे पास L1, L2, L3 कैशे हैं, ये कुछ ऐसी स्पेशलाइज्ड मेमोरी हैं जो क्या करती हैं, हाथों हाथ हमारी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती हैं। व्हेन अ रिक्वेस्ट इज़ मेड टू द सिस्टम, जब भी हमारे कंप्यूटर को कोई रिक्वेस्ट मिलती है, CPU हैज़ सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू एग्जीक्यूट विच इट फैचेस फ्रॉम द रैम। तो CPU क्या करता है कि जो उसको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि जो यूज़र चाह रहा है कि मुझे ये फ़ाइल ओपन करके दो, वो उस इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है। फैच का मतलब है मैच करता है कि वो इंस्ट्रक्शंस जो यूज़र चाह रहा है जो यूज़र फाइल ओपन करना चाह रहा है, वो फाइल मेरे पास रैम के अंदर लोड है या नहीं है, तो वो उसके साथ फैच करता है। अगर वो फैच हो जाती है तो हमें शो करवा देता है, अगर फैच नहीं होती तो वो हार्ड डिस्क से लेने चला जाता है, और अगर उसको हार्ड डिस्क से भी नहीं मिलती तो वो फिर हमें फाइल शो करवा देता है, फाइल नॉट रिस्पॉन्डिंग, कि फाइल नोट क्या आपके पास ये फाइल नहीं है। Thus to cut down delay, CPU maintains a cache with some data which it anticipates it will be needed। अब ये जो हमारे पास CPU क्या करता है कि CPU के लिए जो फाइल्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, ज़रूरी होती हैं, CPU उन फाइल्स को, उन इंस्ट्रक्शंस को कैशे मेमोरी के अंदर लोड कर लेता है, सेव कर लेता है। अब जो हमारे पास L1, L2 और L3, इनको साइज़ के लिहाज से लेवल्स डिफाइन किए गए हैं। जो L1 है हमारे पास क्लास, ये 3 ऑप्शन हमारे पास कैशे मेमोरी के एज ए MCQs बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि कैशे मेमोरी के कितनी लेवल्स हैं। 1 MCQs हो गया, और दूसरा MCQs हो गया हमारे पास L1 लेवल का कितने साइज़ डाटा स्टोर कर सकता है, L2 कितने साइज़ का डाटा स्टोर करता है, L3 कितने साइज़ का डाटा स्टोर करता है। ये 3 MCQs मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं, और ये कैशे मेमोरी के अंदर अगर पेपर सब्जेक्टिव होता है तो शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्शंस आर फर्स्ट, जो L1 होता है हमारे पास, उसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है उसकी साइज़ क्या हमारे पास 2 KB से लेकर 64 KB तक डाटा स्टोर होता है। फर्स्ट सर्च इन कैशे इन दिस कैशे, जो सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर हमारे CPU सर्च करता है किसी भी चीज़ को, वो कैशे के इस लेवल को देखता है L1 के अंदर, कि अगर उसको L1 के अंदर कोई चीज़ मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती फिर वो L2 के अंदर शिफ्ट हो जाता है। L1 कैशे वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू अदर, thus making it faster than the rest। जो हमारे पास L1 होता है वो बाकियों की निस्बत स्मॉल साइज़ के लिहाज से होता है और ज़्यादा फास्ट होता है। और उसके बाद होता है हमारे पास L2 लेवल कैशे। अब इसका जो साइज़ है हमारे पास वो 56 KB से लेकर 512 KB तक डाटा स्टोर होता है इसके अंदर। इफ़ द इंस्ट्रक्शंस आर नॉट प्रेजेंट इन द L1 कैशे देन इट लुक्स इन द L2 कैशे। अगर जो इंस्ट्रक्शंस यूज़र सर्च कर रहा है या देखना चाह रहा है वो उसको L1 कैशे के अंदर नहीं मिलती, तो वो फिर क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शंस को देखने के लिए L2 कैशे के अंदर आता है, विच इज़ स्लाइटली लार्जर पूल ऑफ कैशे दस अकम्पेन्ड बाय सम लेटेंसी। अब ये हमारे पास साइज़ के लिहाज से L2 जो कैशे है ये साइज़ के लिहाज से L1 से बड़ा है। और इसके बाद आता है हमारे पास L3 कैशे। L3 कैशे के अंदर हमारे पास कितने मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर हो सकता है, 1 MB से लेकर 8 MB तक का डाटा इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस स्टोर हो सकती हैं। विद ईच कैशे मिस इट प्रोसीड दी नेक्स्ट लेवल कैशे। अब ये हमारे पास
नेक्स्ट लेवल कैशे मेमोरी है। दिस इज द लार्जेस्ट अमंग द ऑल द कैशे इवन थो इट इज स्लोअर इट इज स्टिल फास्टर देन द रैम। और ये हमारे पास रैम की निस्बत अभी भी ये फास्ट है। बाकी दो लेवल्स कैशे के लेवल्स के लिहाज से ये फास्ट है और स्लो है। L1 और L2 के लिहाज से L3 स्लो है, लेकिन रैम के लिहाज से ये फास्ट है। नाउ यू नो व्हाट कैशे इज एंड व्हाट डिफरेंट लेवल्स ऑफ कैशे आर दैट 6 MB वैल्यूज ऑफ L3 कैशे इन योर इंटेल। जो आजकल हमारे पास कंप्यूटर्स चल रहे हैं उनके अंदर नॉर्मली तौर पे जो इंटेल कैशे मेमोरी का जो साइज़ होता है वो 6 MB तक होता है। और इनका जो प्रोसेसर आम नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं वो इंटेल 4700MQ प्रोसेसर का मॉडल है। इसके अंदर इस साइज़ का हमें कैशे मेमोरी मिलती है। अच्छा क्लास, कैशे मेमोरी का कंसेप्ट किसी को है, किसी ने अपने मोबाइल्स के अंदर देखा हो या लैपटॉप्स के अंदर देखा हो, कैशे मेमोरी का वर्ड यूज़ किया हो? जी सर, मैंने देखा है। स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस इज यूज्ड टू स्टोर डाटा, इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। अब ये हमारे पास ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको हम अपना परमानेंट डाटा स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। इसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, ऑक्सिलरी स्टोरेज एंड मैस स्टोरेज। अब इनके हमारे पास कितने नेम आ गए? हमारे पास एक आ गया परमानेंट स्टोरेज, ऑक्सिलरी स्टोरेज, मैस स्टोरेज। स्टोरेज इज़ रिक्वायर्ड द फॉलोइंग रीजंस। अब हमारे पास जो स्टोरेज होती है वो हम क्यों करते हैं? हम स्टोरेज इसलिए करते हैं क्योंकि अपने फ्यूचर पर्पस के लिए, कि जब भी हमें हमारा जो डाटा है इसकी फ्यूचर के अंदर ज़रूरत पड़े तो हम इसको फ्यूचर के अंदर यूज़ कर सकें। तो उसके लिए हम स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। 1 मिनट क्लास। तो उसके लिए हम स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास होती हैं टेम्परेरी डाटा स्टोर के लिए भी और परमानेंट डाटा स्टोर के लिए भी, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ती है परमानेंट डाटा स्टोर के लिए। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की स्टोरेज डिवाइसेस हैं। अब स्टोरेज डिवाइसेस, जिस टाइप की हम स्टोरेज डिवाइस लेंगे उस टाइप का उसका साइज़ होगा। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की स्टोरेज डिवाइसेस की लिस्ट हमें नीचे शो हो रही है। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आती है हमारे पास सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसके बाद आती है हमारे पास हार्ड डिस्क, और उसके साथ आता है हमारे पास माइक्रोफिल्म, उसके साथ है हमारे पास USB फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स, ऑप्टिकल डिस्क्स, स्मार्ट कार्ड्स। अब सबसे पहले हमारे पास है हार्ड डिस्क ड्राइव्स HDD एंड SSD। क्लास, किसी को पता है कि HDD और SSD में क्या डिफरेंस है? हार्ड डिस्क की टाइप्स हैं। पहले हमारे पास हार्ड डिस्क आती थी HDD, और अब हमारे पास हार्ड डिस्क आना स्टार्ट हुई है SSD के अंदर। दोनों हमारे पास हार्ड डिस्क के तौर पे यूज़ होती हैं, दोनों के अंदर परमानेंट डाटा स्टोर होता है, दोनों हम लैपटॉप्स के अंदर यूज़ करते हैं। क्लास, डिफरेंस दोनों के अंदर ये है कि HDD हमारे पास है सिंपल हार्ड डिस्क ड्राइव, और दूसरी हमारे पास है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब ये जो हमारे पास SSD होती है हार्ड डिस्क, इसके अंदर अगर हम अपने कंप्यूटर्स की विंडो को इंस्टॉल करते हैं, तो अगर 2 लैपटॉप है हमारे पास, एक के अंदर हमारे पास HDD हार्ड डिस्क है और दूसरे के अंदर हमारे पास SSD हार्ड डिस्क है, और दोनों के अंदर 250 की हार्ड डिस्क हमने लगाई हुई है। एक के अंदर हमने विंडो इंस्टॉल की है SSD के अंदर, और दूसरे के अंदर हमने विंडो इंस्टॉल की है HDD के अंदर। दोनों का पर्पज़ सेम है, दोनों के अंदर डाटा स्टोर होगा परमानेंट के तौर पे, लेकिन इनके अंदर इफ़ेक्ट किस चीज़ का होगा? जो हमारे पास SSD है, ये नई टेक्नोलॉजी है हमारे पास। नई टेक्नोलॉजी के अंदर एक चीज़ आई है
कि इसकी स्पीड उसकी निस्बत 10 गुना ज़्यादा होगी। 10 गुना ज़्यादा किस तरह से होगी कि हमारा जो लैपटॉप है, अगर उसके अंदर हमने हार्ड डिस्क SSD लगाई है, तो नॉर्मली हम अपने लैपटॉप को स्टार्ट करें, शट डाउन है, ऑफ है, हम इसको स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो इसको स्टार्ट होने में कितनी देर लगती है। अगर SSD हार्ड डिस्क होगी तो हमें ये हमारा लैपटॉप स्टार्ट होने में सिर्फ 8 से 10 सेकंड लेगा। 8 से 10 सेकंड के अंदर हमारा लैपटॉप स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। और अगर हम इसको शट डाउन करते हैं तो वो 8 से 10 सेकंड्स के अंदर ही प्रॉपर शट डाउन हो जाएगा। और अगर इसके बरक्स हम देखते हैं HDD के अंदर, जो नॉर्मली यूज़ करते हैं लैपटॉप, उसके अंदर HDD होती है और उनके हम लैपटॉप्स को अगर स्टार्ट करें तो वो स्टार्ट होने में, प्रॉपर तरीके से लोड होने में 1 मिनट लेता है, 45 सेकंड से 1 मिनट। और इसी तरह हम अगर उसको शट डाउन करते हैं, ऑफ करते हैं, तो वो भी 45 सेकंड से 1 मिनट का टाइम लेता है। तो SSD और HDD के अंदर ये डिफरेंस आता है हमारे पास कि SSD हमारे पास जल्दी लोड करती है, फास्ट डिवाइस है, नई टेक्नोलॉजी है। और इसके बाद आता है हमारे पास इसकी फर्दर टाइप स्टोरेज डिस्क की। अब क्लास जो HDD और SSD हमारे पास साइज़ के लिहाज से भी डिफरेंट होती हैं कि हमारे पास पिक्चर के अंदर ये HDD है और ये SSD है। अब HDD नॉर्मल हमारे पास जैसे हम किस टाइप की होगी, हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हम यूज़ करते हैं, जिस साइज़ का हमारे पास नॉर्मल पर्स यूज़ करते हैं हम लोग, उस साइज़ की HDD होती है। और जो SSD होगी ये हमारे पास आम नॉर्मल टाइप के अंदर हम सिम यूज़ करते हैं मोबाइल्स के अंदर। जो सिम्स को, 2 सिम्स को हम इकट्ठे कंबाइन कर लें तो हमारे पास इस साइज़ की SSD हार्ड डिस्क होती है। तो ये साइज़ के लिहाज से भी एक स्मॉल है, साइज़ के लिहाज से जितनी स्मॉल है उतनी साइज स्पीड के लिहाज से ये फास्ट है। 1 मिनट क्लास, उतनी ये स्पीड के लिहाज से ज़्यादा फास्ट है। अच्छा, उसके बाद आती है हमारे पास माइक्रोफिल्म। क्लास माइक्रोफिल्म किसी ने देखी है? किसी को पता हो माइक्रोफिल्म क्या चीज़ है? पहले ज़माने के अंदर कैसेट्स होती थी। एक तो छोटी कैसेट थी जिसके अंदर हमें सॉन्ग्स वगैरह मिलती थी, नातें वगैरह मिलती थी, कोई भी चीज़ मिलती थी। तो एक होती थी हमारे पास माइक्रोफिल्म जिसके अंदर शादियों की मूवीज़ वगैरह होती थी। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था कि VCR को परचेज़ करना पड़ता था मूवीज़ को देखने के लिए, कि जिस घर के अंदर VCR है वो बड़ी वाली कैसेट लगा के उस VCR को देख सकते हैं। अब ये हमारे पास एक रिबन होती थी, हमारे पास टेप टाइप की रिबन है जिसके ऊपर उस मूवी को बेंड किया जाता था, लोड किया जाता था। अब जो वीडियो या जो म्यूज़िक है वो उस मूवी रिबन टाइप का जो टेप थी उसके ऊपर उसको लोड करते हैं, ड्राइंग करते हैं। अब जैसे जैसे वो मूव करती जाएगी हमारे पास उसके अंदर जो भी म्यूज़िक है या वीडियो लोड किया गया, ड्राइंग किया गया, वो हमें शो होती जाती थी। उसके बाद हमारे पास इसकी टाइप आती है USB की, USB स्टोरेज डिवाइस। USB स्टैंड फॉर क्या चीज़ है क्लास, किसी को पता है? कि इसको हम एक फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, हार्ड ड्राइव भी कहते हैं और USB ड्राइव भी कहते हैं। अब इसको हम कहाँ पे कनेक्ट करते हैं? हमारे लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स के अंदर USB पोर्ट्स होती हैं जो डायरेक्टली किसके साथ लिंक्ड हैं? मदरबोर्ड के साथ। अब जब भी हमें किसी डाटा को परमानेंट तौर पे स्टोर करना है तो हम इसके ऊपर इसके साथ कनेक्ट करके इसके ऊपर लोड कर लेते हैं। अब जब हम इसको लोड करते हैं तो हमारा जो डाटा था वो एक जगह से दूसरी डिवाइस के अंदर चेंज हो गया USB के अंदर। अब वो हमारे लिए कैरी करना
इजी है। क्या हमने एक जगह से दूसरी जगह डाटा पास करना है या अपनी पर्सनल फाइल्स को किसी जगह पे रखना है, सेव रखना है, तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को अपनी यूएसबी के अंदर सेव कर लेते हैं परमानेंट तौर पे। अब सेम इसी टाइप के हमारे पास मेमोरी कार्ड है कि मेमोरी कार्ड हमारे पास डिजिटल कैमरास के अंदर यूज़ किया जाता है, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर यूज़ किया जाता है, MP3 प्लेयर्स के अंदर यूज़ किया जाता है, PDA के अंदर यूज़ किया जाता है, गेम कंट्रोलर्स के अंदर यूज़ किया, डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स के अंदर हम मेमोरी कार्ड्स को यूज़ करते हैं। ये हमारे पास मेमोरी कार्ड थे। अब इसी तरह हमारे पास है ऑप्टिकल डिस्क्स। ऑप्टिकल डिस्क्स कौन सी होती हैं? ऑप्टिकल स्टोरेज दैट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन माइक्रोफॉर्म। अब ये हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क ऐसी डिस्क्स होती हैं जिनके अंदर भी हमारे पास परमानेंट डाटा को स्टोर किया जाता है। अब जैसे कि हमारे पास सीडीज होती थी या डीवीडीज हैं, सीडीज के अंदर हमारे पास डाटा स्टोर होता है और डीवीडीज के अंदर भी डाटा स्टोर होता है। क्लास किसी को पता है कि सीडी और डीवीडी के अंदर डिफरेंस क्या चीज़ है? अच्छा क्लास, हमारे पास जो ऑप्टिकल डिस्क्स होती हैं इसके अंदर दो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, एक हमारे पास सीडीज होगी और दूसरी हमारे पास डीवीडी होंगी। अब सीडी और डीवीडी के अंदर डिफरेंस हमारे पास साइज़ का होता है, डिफरेंस कि नॉर्मल मार्केट से हम अगर सीडी परचेज़ करते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि आपको सीडी चाहिए या डीवीडी चाहिए, तो हम उसको बताते हैं कि मुझे सीडी चाहिए, क्योंकि जो सीडीज़ के अंदर डाटा स्टोर होता है वो कितना डाटा स्टोर हो सकता है, वो हमारे पास होता है 400 MB से लेकर 750 MB तक डाटा स्टोर हो सकता है सीडी के अंदर। और इसके बाद अगर हम डीवीडी परचेज़ करते हैं तो उसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो कितना साइज़ के लिहाज से होता है, वो 700 MB से लेकर 4.5 GB तक डाटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं हम। तो ये हमारे पास होता है। और इसके अलावा हमारे पास 8 GB की भी डीवीडी मौजूद होती है। डिफरेंट साइज़ के हमारे पास सीडीज़ और डीवीडीज़ यूज़ की जाती हैं। इसको साइज़ के लिहाज से मेजर किया जाता है कि अगर हमारे पास डाटा कम है तो हम सिंपल सीडी परचेज़ कर लेते हैं, वो हमें मिल भी सस्ती जाएगी, और अगर हमारे पास साइज़ डाटा ज़्यादा है तो हम डीवीडी परचेज़ कर लेते हैं। और ये क्या होती है, ये हमारे पास एक गोल शेप की ड्राइव्स होती हैं, डिस्क्स होती हैं। अब इनके ऊपर हमारे पास लेयर्स यूज़ की जाती हैं। अब हमारा जो भी डाटा होता है वो इन लेयर्स के ऊपर पंच किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ये थी हमारे पास क्लास सीडीज़ और डीवीडीज़। अब से जो नॉर्मली हमारे पास ये सिंपल है, ये हमारे पास सीडीज़ है, ये सीडीज़, ये सीडीज़। अब ये जो हमारे पास मिक्स कलर्स के आ रही हैं कि ब्लू शेड के अंदर या इस शेड के अंदर, ये हमारे पास डीवीडीज़ हैं। अब इसी तरह हमारे पास स्मार्ट कार्ड्स होते हैं। क्लास स्मार्ट कार्ड्स को भी एज ए मेमोरी स्टोरेज डिवाइस यूज़ किया गया। यहाँ पे किसी को पता है स्मार्ट कार्ड्स के अंदर हमारी कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, हम कौन सा डाटा इसके अंदर स्टोर करते हैं? एनीवन? अब हमारा आईडी कार्ड है, उसके अंदर उसको हम एज ए स्मार्ट कार्ड के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। अब आईडी कार्ड हमारा कहीं भी ले जाएं, अब आजकल तो हमारे पास चल रहे हैं चिप वाले। अब उस चिप वाले आईडी कार्ड को कहीं भी ले जाएं, हम उसको स्कैन करते हैं, तो स्कैन करने के बाद हमें क्या मिलता है, हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारा नेम क्या, फादर नेम क्या, एड्रेस क्या, हमारा घराना नंबर क्या, सारी चीज़ें हमारी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन उसको मिल जाती है किसी को भी। अब इसी तरह के हमारे पास स्मार्ट कार्ड्स होते हैं। अब स्मार्ट कार्ड किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी हेल्थ केयर सेंटर्स का, किसी कंप्यूटर सिक्योरिटी का, या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपना अपने स्मार्ट कार्ड्स यूज़ करते हैं। वो किस लिए यूज़ करते हैं, वो उस स्पेसिफिक पर्सन को प्रोवाइड करते हैं जिसका उन्होंने स्मार्ट कार्ड बनाया है। अब जब उसको प्रोवाइड करते हैं तो वो स्मार्ट कार्ड कहीं भी किसी भी जगह पे जाके उसको स्कैन करवाते हैं या चेक करवाते हैं। अगर कोई पूछता है कि अपनी आइडेंटिफिकेशन बताओ, तो वो फिर क्या करता है, अपना स्मार्ट कार्ड उसको दिखा देता है।
जब स्मार्ट कार्ड उसको दिखाता है तो वो उसके ऊपर उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन है, वो देख लेता है, उसके बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है। तो ये जैसे हमारे पास एटीएम कार्ड्स होते हैं, जैसे पिक्चर के अंदर दिखाया गया, एटीएम कार्ड्स के अंदर भी क्या स्टोर किया गया, हमारा बैंक का अकाउंट नंबर स्टोर किया गया, हमारे बैंक की इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है, हमारे पासवर्ड्स वगैरह स्टोर किए गए हैं, हमारी जो भी चीज़ें हैं वो सारी एटीएम के अंदर उन्होंने सेव की हुई हैं। तो ये थी हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वो हम नेक्स्ट देख लेंगे। ठीक है क्लास, काफ़ी है, ये आगे पढ़ लें और